तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट है। आपको इस ऑनलाइन टेस्ट की तरह ही करना है और मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊँगा और आपको आंसर खुद से पढ़ना है और आपसे खुद को सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा आंसर आता है। और इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगा 2 या 3 सेकंड के बाद। फिर इसके बाद अगर क्वेश्चन कुछ समझने वाला हो तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिलिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट कैरिड आउट टू। अनिलिंग के लिए किए जाने वाले एक ऊष्मा उपचार है। आपको बताना है कि अनिलिंग किस लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिस्टोर डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए अनिलिंग की जाती है। अब अनिलिंग को हम समझ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अनिलिंग इज़ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच हाइपो हीटेड स्टील ऑफ आयरन हीटेड 50 डिग्री सेल्सियस एबव द क्रिटिकल पॉइंट। मीन्स क्या है इसका कि अनिलिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी स्टील है, हाइपो हीटेड वो स्टील है, उसको एक क्रिटिकल टेम्परेचर से 50 डिग्री सेल्सियस एबव गर्म किया जाता है, जिसका प्रयोग लोहे तथा स्टील दोनों में किया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ पे। ये होता है अनिलिंग प्रोसेस। अब इसका पर्पज़ क्या है अनिलिंग का, वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम पर्पज़ समझ लेते हैं अनिलिंग का पर्पज़ क्या है। देखिए, टू रिमूव द इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव किया जाता है। टू मेक द मेटल इज सॉफ्ट मटेरियल बनाया जाता है इससे। टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। टू रिमूव द इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव किया जाता है। एंड इंक्रीज द डक्टिलिटी को इंक्रीज किया जाता है। चलिए, यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, द यूज़ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज रिएक्शन टर्बाइन वाटर टर्बाइन हेल्पफुल। तो आपको बताना है कि ड्राफ्ट ट्यूब रिएक्शन टर्बाइन में क्या उपयोग है, इसका क्या यूज़ है ड्राफ्ट ट्यूब का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी। अब इसको हम समझते हैं ड्राफ्ट ट्यूब को। सबसे पहले हम समझेंगे कि टर्बाइन होता क्या है। ठीक है, ज़रूरी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कुछ के टर्बाइन पंप क्या होते हैं। थोड़े थोड़े हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसके। तो यहाँ बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट द हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड टर्बाइन। फिर इसके अलावा एक देखिए, एक होता है पंप। पंप की डेफिनेशन क्या होती है, द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी इज कॉल्ड पंप। तो टर्बाइन का अपोजिट होता है पंप। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट समझते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन को हम समझ लेते हैं। देखिए, इम्पल्स टर्बाइन होता क्या है। इन इम्पल्स टर्बाइन ऑल हाइड्रोलिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी बाय ए नोजल एंड इट इज़ द जेट सो प्रोड्यूस विच स्ट्राइक द रनर ब्लेड। देखिए, ये हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी में। किसके द्वारा, एक नोजल के द्वारा। नोजल एक पेन स्टॉक से कनेक्टेड होती है और पेन स्टॉक कनेक्टेड होता है डैम से, जो बांध होता है अपना, वहाँ से कनेक्ट होता है। इसके द्वारा जो पानी आता है बहुत तेज़ी से, वो स्ट्राइक करता है आपका रनर ब्लेड से और फिर रनर ब्लेड घूमता है। तो इससे क्या होता है, रनर ब्लेड घूमेगा, फिर शाफ्ट घूमेगी, फिर जो पावर होगी वो आपकी जनरेट होगी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम समझते हैं रिएक्शन टर्बाइन को। तो यहाँ पे हम रिएक्शन टर्बाइन को समझेंगे। देखिए, रिएक्शन टर्बाइन क्या है। इन रिएक्शन टर्बाइन ओनली सम अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द फ्लूइड एंटर द रनर। इसका मतलब ये है कि रनर में एंटर होने से पहले फ्लूइड के अंदर कोई भी एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे हम समझ सकते हैं। देखिए, वाटर फ्रॉम पेन स्टॉक लिखा हुआ है, वहाँ से वाटर जाता है अंदर। एक आपका देख रहा होगा, आपकी एक केसिंग है, उसके अंदर जाता है रनर। उसकी तो कुछ भी एनर्जी है, मतलब फ्लूइड के अंदर, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। उसके बाद फिर जाएगी रनर में। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए, जो रिएक्शन टर्बाइन होती है वो लो हेड के लिए यूज़ की जाती हैं और इम्पल्स टर्बाइन है वो हाई हेड के लिए यूज़ की जाती हैं। क्लियर हुआ यहाँ से। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब को हम देख लेते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब एक पाइप होता है, जो आप फिगर में देख सकते हैं, जो जिसका एरिया एक इंक्रीज होता है। ठीक है, ये कनेक्टेड होता है एक टरबाइन के आउटलेट से लेके आपका टेल रेस तक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखिए, और इसके बाद इसका यूज़ होता है डिस्चार्जिंग वाटर फ्रॉम द एग्जिट ऑफ द टरबाइन टू द टेल रेस। मतलब
वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए टेल रेस तक इसका यूज़ किया जाता है आपका ड्राफ्ट ट्यूब का। अब ड्राफ्ट ट्यूब आप देख सकते हैं वैसे कि कॉनिकल डाइवर्जेंट ड्राफ्ट ट्यूब है और एक है सिंपल एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब। चलिए अब आगे समझते हैं क्या है। यहाँ पे हम टेल रेस को भी समझ लेते हैं। देखिए टेल रेस एक ओपन चैनल होता है जिसमें होता क्या है कि वाटर जब यूज़ किया हुआ वाटर होता है जिसमें वर्क हो जाता है जिस वाटर का, तो वो टेल रेस में पहुँच जाता है और टेल रेस के बाद फिर हम दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में सब लिखा है, आप थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर हम फिगर से समझते हैं कि फिगर में क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम फिगर देख के भी समझ सकते हैं। देखिए टेल रेस आपको दिख रहा होगा, कोई बेसिकली डैम होता है, वहाँ पे पानी भरा है बहुत ऊंचाई पे और डैम से होता हुआ एक पेन स्टॉक आता है। पेन स्टॉक के आगे लगी होती है एक नोज़ल, नोज़ल से बहुत तेज़ी से पानी जो निकलता है और उसके बाद वो स्ट्राइक करता है, वो करता है आपका रनर ब्लेड पे। ठीक है, वेंस लगी होती हैं, वेंस बोलते हैं उसको, रनर ब्लेड पे लगी होती है। उसके बाद ये घूमती हैं तो यहाँ से पावर जनरेशन होती है। उसके बाद वो पानी जो होता है वो सब टेल रेस में जाता है, उसका टेल रेस का पानी जो होता है हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। देखिए अगर पॉइंट को क्लियर करना है यहाँ पे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, मैं लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है समझने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आप जल्दी जल्दी करेंगे। मैंने आपको बताया था जहाँ समझने वाली बात होगी वहाँ पे टाइम लग सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एन ऑब्जेक्ट वेट 60 न्यूटन इन एयर एंड 50 न्यूटन व्हेन फुली सबमर्ज्ड इन वाटर, इट रेस्पेक्ट ग्रेविटी इज। तो देखिए आप हिंदी में आपको बता दूं, एक वस्तु का भार है वायु में 60 न्यूटन है तथा जल में पूर्णतः निगमन है, जल में डूबा हुआ है होने पर 55 न्यूटन है। तो उसका एक विशिष्ट घनत्व बताना है आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है कितनी होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पेज पे करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए कोई भी बॉडी है, कोई भी, वो उसका वेट दे रखा है 60 न्यूटन एयर में दे रखा है वायु में, और वेट आपका 50 न्यूटन दे रखा है वाटर में। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है एक आपका, देखिए वेट इन एयर, कोई बॉडी का वेट इन एयर में, एंड वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो यहाँ पे देखिए वेट इन एयर में कितना दे रखा है आपका, एयर में देखिए आपको दे रखा है 60 अपॉन वेट इन एयर में 60 माइनस वाटर में दे रखा है 55। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, 60 अपॉन कितना बचा 5, तो ये डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 12। ठीक है, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सीमलेस ट्यूब आर मेड ऑफ। सब इसरो के क्वेश्चन है, सब इसरो से उठाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो लाइक भी करते रहना है और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सीमलेस ट्यूब आर मेड बाय, सीमलेस ट्यूब किससे बनाई जाती हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ फिगर में देख सकते हैं आपको एक्सट्रूजन ऑफ सीमलेस ट्यूब कैसे बनती है। तो यहाँ पे देखिए रैम के अंदर एक मटेरियल भरा होता है, हॉट मटेरियल, तो वहाँ से आप रैम के द्वारा उसको पुश किया जाता है डाई के अंदर से। तो इस तरीके से आपको सीमलेस ट्यूब प्राप्त होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज ए एग्जाम्पल ऑफ। बॉल और सॉकेट जॉइंट बताना है आपको कि किसका कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका स्फेरिकल पेयर। ठीक है, स्फेरिकल पेयर, इसको समझने के लिए देखो मैं बता दूं आपको, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, एक स्फेरिकल पेयर है। जैसे आपने एक मोटरसाइकिल देखी होगी, बाइक, उसमें जो मिरर लगा होता है, शीशा लगा होता है, वो जो घूमता है वो आपने देखा हो घूमता है, तो वहाँ पे एक जॉइंट लगा होता है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही होता है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ आपको। ठीक है, यहाँ पे एक बॉल्स होती है, इसके अंदर जो आप देख रहे हो, आप जो फिगर दे रखा है उसके अंदर बॉल है, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो चलिए ये थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कॉमन जेट फ्यूल इज यूजली ए रिफाइंड फ्रॉम फ्रॉम ऑफ। तो आपको बताना है कि जेट फ्यूल मतलब कौन सा होता है इनमें से, डीजल, हाइड्रोजन या केरोसिन या एल्कोहल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं या फिर नेफ्था यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं मैं, अपने यहाँ पे एक मिट्टी का तेल जो केरोसिन ऑयल होता है वो ब्लू कलर का होता है, आपने देखा होगा। ये बेसिकली इसमें कुछ कलर ही एडेड होते हैं, लेकिन केरोसिन ऑयल ही एक तरीके का, आप वहाँ जो एयर लिफ्ट होते हैं या एयर फ्लाइट होती है उनमें भी यूज़ की जाती हैं उसको हम बोलते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है, एविएशन टरबाइन फ्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया
ए इज़ अंडर एक्सियल टेंशन पी, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर। तो स्ट्रेन एनर्जी आपको बतानी है। कोई यूनिफॉर्म बार है, उसकी लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ए है। तो इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा हाफ पी स्क्वायर एल अपॉन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इंड्यूस इन ए थिन वॉल्ड एंड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर डी, थिकनेस टी अंडर द प्रेशर पीज। तो आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बताना है। कोई भी सिलेंडर है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होती है आपकी पी डी अपॉन 40 होती है। सी आंसर हो जाएगा आपका। एक होती है हुप स्ट्रेस, वो क्या होती है, इंटरनल डाया में के अंदर होती है। कोई भी पाइप है उसके अंदर स्ट्रेस लग रहे हैं, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस लग रहा है मतलब परिधि पे, तो उसको हम हुप स्ट्रेस बोलते हैं। तो उसकी हुप स्ट्रेस आपकी होती है पी डी अपॉन 2T, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल अगर प्रेशर लग रहा है किसी पाइप में तो वहाँ पे हम फोर्स निकालते हैं, तो आपका होता है पी डी अपॉन 40। क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा मेक एंगल ऑफ एल नहीं है, यहाँ पे अल्फ़ा है, विद द फोर्स पी देन। तो आपको बताना है, रिजल्टेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर, टेन अल्फ़ा इजकल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, टाइप अल्फ़ा टाइप नहीं कर पाया है, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा इजकल टू क्यू साइन थीटा प्लस अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पे फिगर में देखिए, आपको दिख रहा होगा ये समांतर चतुर्भुज का नियम है, मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है। उसमें देखिए रिजल्टेंट जब आर निकालते हैं तो अंडर रूट में होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा होता है। यहाँ पे जब एंगल की बात करी जाए टेन अल्फा इजकल टू क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा होता है। तो क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखना है आपको। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर आर मीजर ऑफ। तो आपको बताना है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर होता है वो क्या मेजरमेंट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, क्वांटिटी फ्लो। तो यहाँ पे ये आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, ये होता है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर। ये आपका फ्लो की क्वांटिटी को मेजर करता है, कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, पाइप के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉल बेयरिंग आर जनरली मेड ऑफ। बॉल बेयरिंग किसकी बनाई जाती हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो बॉल बेयरिंग आपकी बनाई जाती हैं क्रोम स्टील की। ओके, यहाँ क्लियर हुआ। सी और सी आंसर हो जाएगा आपका क्रोम स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 4P टेस्ट इज कंडक्टेड टू मीजर। तो 4P टेस्ट आपको बताना है क्या कंडक्ट करता है। देखिए इसका आंसर वैसे टफनेस होता है, लेकिन ऑप्शन में इसरो के पेपर में ऐसे दिया था, हार्डनेस, मैलेबिलिटी, ब्रिटलनेस और मशीनेबिलिटी। तो इसका आंसर आपको सी दे रखा है, ब्रिटलनेस में, लेकिन आपको अगर टफनेस दे तो सबसे पहले आपको टफनेस लगाना है, ठीक है। तो 4P टेस्ट टफनेस को मेज़र करता है। अब इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम आइसो टेस्ट को देखते हैं और 4P टेस्ट को देखते हैं। तो 4P टेस्ट में देखिए जो वर्क पीसेस होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। आइसो टेस्ट देखिए उसका फिगर है वो वर्टिकल होता है, देखिए। स्पेसिमेन 4P टेस्ट में देखिए हॉरिजॉन्टल। उसके बाद देखिए हैमर स्ट्राइक अपोजिट डायरेक्शन में हैमर को स्ट्राइक करते हैं। उसके बाद देखिए साइज होता है इसका 55 इंटू 10 mm। उसके बाद देखिए हैमर स्ट्राइक करते हैं सेंटर पे, ठीक है। ये पॉइंट है इसके। आइसो टाइप टेस्ट में देखिए स्पेसिमेन वर्टिकल होता है। उसके बाद देखिए हैमर स्ट्राइक फ्रंट साइड पे करते हैं, ओके। और साइज इसका होता है स्पेसिमेन का 75 इंटू 10 mm होता है। और हैमर स्ट्राइक फ्रॉम एबव द नॉच पॉइंट, मतलब नॉच पॉइंट से ऊपर ही हैमर को स्ट्राइक करते हैं। ओके, क्लियर हुआ यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे एक और फिगर देखते हैं। तो यहाँ पे फिगर में आप देखिए ये एक 4P टेस्ट का एग्जांपल है, जिसमें क्या है कि मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल कंडीशन में होता है कोई भी स्पेसिमेन, और उसके पीछे जो बैक साइड में स्ट्राइक करते हैं हैमर से। तो एक मशीन होती है, आप देख सकते हैं कि स्पेसिमेन है उसको हैमर से स्ट्राइक किया जा रहा है एक पेंडुलम टाइप में। तो आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद कैलकुलेशन कर ली जाती है कि कितना इम्पैक्ट लोड लगा है इस पर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए होंगे आप, यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द, जो भी है आपको आंसर बताना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसरो का क्वेश्चन है LPSC का। तो आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स टू अपन विस्कस फोर्स होता है आपका रेनॉल्ड्स नंबर। तो हम यहाँ पे जितने भी नंबर आते हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार कि ये डायमेंशनलेस नंबर होते हैं। तो इनको हम समझ लेते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है
होता है इनर्शिया फोर्स अपन विस्कस फोर्स। उसके बाद फ्रॉड नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपन ग्रेविटी फोर्स। यूलर नंबर होता है वो इनर्शिया फोर्स अपन प्रेशर फोर्स होता है। वेबर नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपन सरफेस टेंशन फोर्स होता है। और मैक नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपन इलास्टिक फोर्स। दोस्तों यहाँ पे कुछ स्पेलिंग गलत हो जाती है कभी जल्दी टाइपिंग करने में, जैसे रेनॉल्ड्स नंबर की स्पेलिंग होती है, ठीक है, गलत होगी, REN लिखा जाता है, वहाँ पे S हो गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हो जाता है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको, और जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा। देखो बड़ा वीडियो हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लेकिन समझ में आना चाहिए और एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलने चाहिए। एक बार वीडियो देख लेंगे बहुत ज़्यादा पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रेक्टेंगुलर वॉल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के थिकनेस टी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए अज्यूम टू हीट जनरेशन इज गिवन बाय। तो आपको बताना है थर्मल कंडक्टिविटी, वो सॉरी आपको थर्मल रेजिस्टेंस बताना है कि क्या है। एक फार्मूला होता है थर्मल रेजिस्टेंस। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, टी अपॉन के होता है। तो ये कहाँ से निकलता है आपका, ये निकलता है आपका फोरियर लॉ से, जो होता है क्यू इक्वल टू माइनस के ए डी डी अपॉन डी एक्स होता है, वहाँ से आपको थर्मल रेजिस्टेंस निकलता है। तो थर्मल रेजिस्टेंस का बेसिकली फॉर्मूला अभी याद कर लीजिए आप, मैं हीट ट्रांसफर के स्पेशली क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं स्पेशली आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर टी अपॉन के होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ थर्मोकपल। तो आपको बताना थर्मोकपल से रिलेटेड जो थ्योरी है वो बताना है आपको। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सीबेक इफेक्ट। ठीक है, तो सीबेक इफेक्ट बी आंसर हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं सीबेक इफेक्ट होता क्या है। चलिए कि पहले देखिए थर्मोकपल, थर्मोकपल एक डिवाइस होता है, वो क्या होता है 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है। प्रिंसिपल इसका होता है सी बैक इफेक्ट। तो सी बैक इफेक्ट में होता क्या है, देखिए आपको दो मेटल अलॉय होते हैं, एक एक नॉन होता है, अननोन होता है, एक नॉन होता है, ठीक है, ए और बी देख रखे हैं। तो ये होता क्या है इसमें, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो इसका हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सी बैक इफेक्ट इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देखिए। सी बैक इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है कि इंग्लिश वाले आप पढ़ सकते हो, मैं हिंदी वालों को बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसे दो वायर को जोड़ा जाता है जिसमें क्या होता है कि उनका टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलपमेंट हो जाता है। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इसको ही हम सी बैक इफेक्ट बोलते हैं। तो इंग्लिश वाले जो भी हैं वो पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के भी दिखा दे रहा हूँ। When two different metal wire are connected to from two joint, if there is a temperature difference exist between the joint, then EMF will develop between the joint. Okay, the magnitude of EMF will be directly proportional to the temperature difference between the joint. Okay, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइक करते रहना भाई बस। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी। तो इमिसिविटी आपको बतानी है ब्लैक बॉडी की कितनी होती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एक, ठीक है, 1 आंसर हो जाएगा ए आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बर्नौलीज इक्वेशन इज द स्टेटमेंट अबाउट फ्लूइड फ्लो फॉर। तो बर्नौली इक्वेशन आपको बताना किस स्टेटमेंट पे फ्लो करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे होता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। अब हम कुछ बर्नौली इक्वेशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो छोड़ के जाना नहीं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बनाए हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो आप समझिए इसको, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं एक ही वीडियो में। देखिए बर्नौली इक्वेशन देखिए, द बर्नौली इक्वेशन इज अप्लाइड टू वेंचुरीमीटर और फिश मीटर एंड पिटोट ट्यूब। इस पे अप्लाइड करते हैं हम। अजम्पशन देखिए, द फ्लूइड इज नॉन विस्कस एंड आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। फ्लूइड इज होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, एंड स्टडी फ्लो होना चाहिए, एंड इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए। अब देखिए यूलर इक्वेशन होती है वो बर्नौली इक्वेशन, यूलर इक्वेशन के बाद ये बर्नौली इक्वेशन आती है। इसके बाद देखिए बर्नौली इक्वेशन होती है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर फ्लो करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे यूलर इक्वेशन होती है आपकी वो एफ सी प्लस एफ पी, विस्कस फोर्स आर नॉट कंसिडर, मतलब ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स ही होते हैं। और यूलर इक्वेशन आपकी होती है डिफरेंशियल फॉर्म में, डी पी अपॉन रो प्लस जी डॉट डी एक्स प्लस वी डी बी इजकल टू जीरो। ठीक है, और इसके बाद देखिए आपकी जो बर्नौली इक्वेशन है वो होती है जेड वन प्लस वी स्क्वायर अपन टू जी प्लस पी अपन रो जी इज इक्वल टू जेड टू प्लस वी स्क्वायर अपन टू जी प्लस पी अपन रो जी। ये सब डेटम हेड, एनर्जी हेड एंड प्रेशर हेड होते हैं। ठीक है, ये एनर्जी हेड ही होते हैं एक तरीके के। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसमें बताना है, एंटीमनी, टिन, सिल्वर, जिंक। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी आंसर, टिन। ठीक है,
तो इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दिस मटेरियल इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लेज़र। तो लेज़र में आपको कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है आपको बताना है। तो आप सब जानते हैं, पढ़ा होगा आपने डिप्लोमा में। तो अब मैं इसका आंसर बता दूं, बी आंसर हो जाएगा आपका रूबी। ओके, 19 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, स्टील रॉड ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी फिक्स एट ए बोथ एंड इज यूनिफॉर्मली हीटेड टू ए टेम्परेचर राइज ऑफ डेल्टा टी। The Young modulus of is E and the coefficient of linear expansion is alpha. The thermal stress is rod is। तो आपको थर्मल स्ट्रेस बताना है, इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, ई ए डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं कुछ देर में कि क्या क्या पॉइंट होते हैं इससे रिलेटेड वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ आपको। देखिए स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस क्या होते हैं वो आपको देखेंगे हम। अल्फ़ा यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, कोई भी हमारी रॉड है, ठीक है, वो क्या है, उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, वो उसको गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो हीट होगी। तो इसके बाद देखिए चेंज इन लेंथ, हम इसकी चेंज इन लेंथ निकालेंगे। अब ये यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ना कंप्रेसिव लग रहा है ना टेंशन लग रहा है। तो क्या होगा, व्हेन द बॉडी इज़ फ्रीली, अगर फ्री है बॉडी, उसको गर्म कर रहे हैं तो नो स्ट्रेस होगा, याद रखना। बट डिफॉर्मेशन बीइंग, डिफॉर्मेशन होगा उसके अंदर, बढ़ेगा बॉडी तो बढ़ेगी ना, लेकिन अब कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, ना टेंशन ना कंप्रेसिव, तो स्ट्रेस नहीं होगा। इसके बाद देखिए दिस डिफॉर्मेशन इज़ प्रिवेंटेड, अगर इस डिफॉर्मेशन को प्रिवेंटेड करेंगे, अगर रोकेंगे, तो देन सम स्ट्रेस आर इंड्यूस बाय बॉडी, तो उसके अंदर कुछ स्ट्रेस होगा, उसको ही बोलते हैं हम थर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए चेंज इन लेंथ अगर इसकी निकालेंगे तो हो जाएगा डेल्टा एल इक्वल टू अल्फ़ा टी एल। ओके, यहाँ तक हो गया। अब ये कोई दूसरा कंडीशन ले लिया, आपकी बॉडी है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, इसको हम रोक दिया, फिक्स कर दिया यहाँ पे, तो एल अब फिक्स करेंगे तो क्या होगा, थर्मल स्ट्रेन निकालेंगे। सबसे पहले थर्मल स्ट्रेन होती है आपकी स्ट्रेन क्या होती है, डेल्टा एल अपन एल इजकल टू, डेल्टा एल हम निकाल चुके हैं अल्फ़ा टी एल, तो अल्फ़ा टी एल अपन एल, एल से एल हम कैंसिल आउट करेंगे तो अल्फ़ा टी बचेगा। तो हमारी जो थर्मल स्ट्रेन होती है वो अल्फ़ा टी निकलती है यहाँ से। ओके, यहाँ तक हुआ क्लियर। अल्फ़ा टी निकलती है। आपके बाद थर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे। अब स्ट्रेस होता है आपका ई इंटू ई, जो बाई हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए ई का मान, ई है हमारी, ये स्ट्रेन है अल्फ़ा टी, तो अल्फ़ा टी रख लिया, और ई ये है, तो हमारा थर्मल स्ट्रेस आ गया अल्फ़ा टी ई। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, टॉर्जन इन ए शाफ्ट प्रोड्यूस। तो शाफ्ट को अगर हम टॉर्क करेंगे, मोड़ेंगे, तो क्या उसमें प्रोड्यूस होगा, तो आपको बताना है इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका सी आंसर, शियर स्ट्रेस। ओके, शियर स्ट्रेस होता है टाउ। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन टूल लाइफ व्हेन द कटिंग स्पीड इज़ हाफ। मतलब आपको बताना है एक टूल लाइफ में परसेंटेज इंक्रीज बताना है आपको जब कटिंग स्पीड हाफ होती है। तो इसको हम करेंगे पेपर पे, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एन की वैल्यू दे रखी है 0.5, टूल एक्सपोनेंट होता है, और कटिंग स्पीड आपको हाफ दे रखी है। हम क्या करेंगे कि परसेंटेज इनकी जब बताएगा तो हम दो इक्वेशन में कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, T1 हमने मान लिया T, और T2 हमको फाइंड करना है, N1 मान लिया N, और N2 हमको N/2 दे रखा है, उसने बोला है कंडीशन। तो टेलर इक्वेशन आपकी देखो V1 T1 की पावर N इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 की पावर N हो जाएगा। तो यहाँ देखिए V2 की पावर N इक्वल टू C होता है, तो V प्रोपोर्शनल पाई डी N अपन 60 होता है। V की जगह पे हम N रख सकते हैं। ठीक है, V प्रोपोर्शनल N होता है, तो V प्रोपोर्शनल N हो गया। अब यहाँ पे देखिए N1 T1 की पावर N हो गया इज इक्वल टू N2, V2 की पावर, V2 की जगह पे N2 रखा, और T2 की पावर N हो गया। अब यहाँ पे देख क्या करेंगे, T1 अपॉन T2 ये लिया इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब यहाँ पे देखिए N की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5, तो देखिए N की वैल्यू जब आप 0.5 करेंगे इधर, तो इधर जब जाएगी 1/0.5 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। देखो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर वो, देखिए यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, हो जाएगा, इतना हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, T1 अपॉन T2 इजकल टू, तो N2 की वैल्यू N/2 रखी है, तो N/2 रखेंगे, N से N कटेगा तो आपका आ जाएगा 1/2
की पावर 2, ठीक है। तो T1 अपॉन T2 की पावर आ जाए, यहाँ पे कितना हो जाएगा अपन 1/4, ठीक है। तो T2 आपका आ जाएगा 4T1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज इंक्रीज़ कैसे करेंगे। परसेंट इंक्रीज़ मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। परसेंट में वृद्धि होती है T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू 100, ओके। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कैमरा हिल रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए T2 का वैल्यू हमने कितना निकाला, T2 हमने निकाला है 41, ठीक है। तो T2 हो गया 41 माइनस T1 तो ऐसे ही रहेगा और T1 ऐसे ही रहेगा इंटू 100, कितना हो गया। तो 3T1 आ गया अपॉन T1 इजकल टू 100। तो T1 से T1 कटेगा तो ये आ जाएगा अपना 300। तो 300 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं फिर क्वेश्चन लेके आऊँगा कभी, तो बाद में आपको समझा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये कराया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिंग रोलिंग इज़ यूज। रिंग रोलिंग आपको बताना है किसमें यूज़ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू डिक्रीज थिकनेस ऑफ ए रिंग। रिंग की जो थिकनेस होती है उसको डिक्रीज करने के लिए होता है। तो चलिए हम 24 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L इज सब्जेक्टेड टू ए मोमेंट M at the free end. The moment of inertia of the beam cross section about the neutral axis is and the Young modulus is E. The magnitude of maximum deflection। तो आपको बताना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा mL² अपॉन 2EI। तो इसको हम तो थोड़ा देख लेते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए 3 कैंटिलीवर बीम दे रखे हैं। फर्स्ट देखिए उसमें कोई L लेंथ है किसी कैंटिलीवर बीम की और M बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। तो डिफ्लेक्शन देखिए mL² अपॉन 2EI होगा। फिर कैंटिलीवर बीम है उस पर एक लोड लग रहा है, ठीक है, एंड पर, तो उसका डिफ्लेक्शन होगा WL³ अपॉन 3EI। और एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें आपका एक UDL लोड लग रहा है, तो उसका डिफ्लेक्शन होगा WL4 अपॉन 8EI। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी आप देख सकते हैं तीनों का। तो यहाँ क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो फिगर दे रखा है उस पर आप गौर मत करिएगा, थोड़ा रॉन्ग आ गया है यहाँ पे फिगर। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन देखिए, द जनरलाइज हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल अप टू। आपको बताना है हुक्स लॉ कहाँ तक एप्लीकेबल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लीनियर इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ होता क्या है बेसिकली, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस होता है डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन 25 है, 50 क्वेश्चन है पूरे। तो मैं 25 क्वेश्चन जो बाकी हैं 25 वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि देखो यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो आप देखेंगे नहीं मुझे बताए। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, और जो भी लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा इसका, और शेयर भी कर देना वीडियो, ओके।